सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत का है उस पर चर्चा करेंगे और ये जानना ना सिर्फ एक एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है बट एवरी इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया एंड इवन ग्लोबल सिटीजन्स शुड नो कि भारत अपना शिक्षा के लिए क्या पॉलिसी लाया है और किस तरीके से 2020 में इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। ये इसलिए और भी अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप लोग सभी जान रहे होंगे कि अभी हमारा जो ग्रेजुएशन है 4 ईयर का हो गया है और इस 4 ईयर में सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। इफ़ यू विल गो थ्रू इवन द NCERT बुक्स ऑफ क्लास 7th 8th 9th 10th then you will find a lot many changes in those books। तो अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेबस को भी मोल्ड किया गया है एंड अकॉर्डिंगली ही जो न्यू एग्जामिनेशंस है उसको परिवर्तन किया जा रहा है, बी इट एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इवन, बिकॉज जो ग्रेजुएशन की जो आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टोटली बदल दिया गया है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो एजुकेशन की प्रोसेस है और एजुकेशन में जो क्वेश्चंस आने हैं उनको बदला जा रहा है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, बी इट वो एस्पिरेंट्स हो, बी इट वो गार्जियन हो, बी इट स्टूडेंट सुन रहे हो और बी इट ग्लोबल नॉलेज सोसाइटी सुन रहा हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये पार्ट 1 है हमारे श्रृंखला का। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो लेट्स मूव अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या है। तो आपको देखने को मिलेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से क्या क्या चेंजिंग लाया गया है और ये चेंजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट रहा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा किया गया है, पब्लिश किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन पेज नंबर 3 पर है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम आपको फर्स्ट पार्ट 1 में चर्चा किया गया है। इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग। ये आपको टॉपिक देख सकते हैं कि पार्ट 1 में स्कूल एजुकेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है और सेकंड पार्ट में आपको हायर एजुकेशन है। आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं, सेकंड पार्ट में हायर एजुकेशन है। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू विल गो अप देन यू विल फाइंड दैट कि पार्ट 3 में अदर की एरियाज टू फोकस है। पार्ट 3 पार्ट 4 में मेकिंग इट हैपन है और पार्ट बस 4 ही पार्ट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कोशिश किया गया है कि किस तरीके से ह्यूमन को के सारे पोटेंशियल्स को अचीव किया जा सके। डैट मीन्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये अपना कोशिश किया है कि किस तरीके से एक ह्यूमन की सारी पोटेंशियल को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए ये चार्ट डेवलप किया गया है। इसमें यह भी चर्चा किया गया कि किस तरीके से ये इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन करता है। हमारी ये ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो ग्लोबल स्टेज पर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन, universal high quality education is the best way to forward for developing and maximizing our country's rich talent resources for the good of individual। कहने का तात्पर्य ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम नॉट ओनली अपने नेशन के लिए बट इवन अ ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के लिए, ग्लोबल स्किल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है। ये अगर आप SDG के उसमें जाते हैं गोल नंबर में, तो ये SDG का गोल नंबर 4 है। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस में आ सकता है। SDG 2030 के एजेंडा में इसको अचीव करने का कोशिश किया गया है
और आप ये देख सकते हैं कि जो SDG स्टार्ट किया गया था 2015 में स्टार्ट किया गया था, 2030 तक इसको अचीव करने की कोशिश किया गया है, बात किया गया है। और अगर आप आगे फिर देखते हैं तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसमें ये मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज़ अक्रॉस साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी विल बी इंक्रीजिंगली इन द ग्रेटर डिमांड। ये कहना ये चाह रहा है कि अभी के सिनेरियो में इफ़ यू विल गो ग्लोबली तो आप देखेंगे कि किसी भी इंसान को सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ यू विल गो थ्रू एनी IITs और एम्स, तो IITs के स्टूडेंट्स को भी 2 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के लेना रहता है पढ़ने के लिए, एडिशनल सब्जेक्ट्स, ताकि उनके अंदर भी ह्यूमन ट्रेंड और मल्टीडिसिप्लिनरी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सके। ये बेसिकली इसलिए भी किया गया है ताकि हर एक इंडिविजुअल का जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। तो उस इंडिविजुअल पोटेंशियल को समझने के लिए फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, सोशल साइंसेस में अच्छा नहीं है, या अन्य अदर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रिक्टली जो पहले था 1986 का एजुकेशन पॉलिसी, उसके जैसा अब नहीं है। वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है जो उसके रुचि का है और जिसमें उसका पोटेंशियल है। सो देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट डिवीजन लाइक बिफोर। तो पहले जैसा स्ट्रिक्ट डिवीजन अब नहीं है। आप इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सैनिटेशन नीड्स, एग्रीकल्चरल साइंसेस, क्लाइमेट साइंस, सोशल साइंस, इन सब को मल्टीडिसिप्लिनरी के फॉर्म में लाया जा रहा है। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये मल्टीडिसिप्लिनरी फॉर्म में लाया जा रहा है, तो जब सिलेबस इस तरीके से बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट का कोशिश इस लाइन पर है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू bring the question answer on this pattern also. So this becomes very much important not only for the aspirants but for the parents, but for the students, and but for the youths also. So it's everyone need to know the education policy of India. Now coming to the next thing which is very much important, यहाँ पर एक विशेष पेडागॉगी है जिस पे भारत सरकार सभी को बताना चाह रहा है कि चाइल्ड नॉट ओनली लर्न बट मोर इम्पॉर्टेंट लर्न हाउ टू लर्न। तो ये इन डेप्थ प्रैक्टिस है कि सिर्फ आपको ये नहीं जानना है कि कैसे लर्न करना है, आपको ये भी समझना है कि वो लर्निंग का प्रोसेस क्या है, डिज़ाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, पेडागॉगिकल जो पॉलिसी है, या आप ये समझ सकते हैं कि जो पेडागॉगी है उस इन्वायरमेंट के अनुसार उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। जैसे इसमें इन्होंने दिया है एक्सपेरिमेंटल, हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्राइवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल, कोर्स इंजॉयबल। कहने का मतलब है कि ऑल दीज थिंग्स ये टोटली जो है एक लर्नर को इवॉल्व करना चाहता है, उसके हर एक एबिलिटीज़ को। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग विच इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू ब्रिंग इन इट्स एजुकेशन, इन हर एजुकेशन पॉलिसी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें इन्होंने ये भी चर्चा किया है क्वालिटी, इक्विटी एंड इंटेग्रिटी इनटू द सिस्टम। तो ये यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को बताने की कि जो लर्निंग आउटकम्स में जो गैप्स हुआ करता था वो ब्रिज हो सके और एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, लर्निंग इन्वायरमेंट एवरीवेयर। लर्निंग इन्वायरमेंट का बहुत ज़रूरी है और यही जो है वो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस देगा। ये बात को समझिए, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका एक मतलब आप ये समझ सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की प्रयास है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करने के लिए कोशिश किया गया है ताकि बच्चे जो हैं बेहतर से बेहतर कर सकें। और जो आज का डिमांड है, इसीलिए मैंने आज जो वीडियोस में आप लोग को बताया है कि व्हाई यू शुड ऑप्ट साइंस और दोज सब्जेक्ट्स विच इज़ हैविंग प्रैक्टिकल लिंकेज विद द कम्युनिटी and at the same time financial literacy, it's very much important।
और आजकल के समय में अभी एक क्लाइमेट कंसर्न हैज़ बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वी आर सीइंग दैट a lot many of disasters and the way we have changed ourselves, उसकी वजह से अब क्लाइमेट लिटरेसी की जो आइडिया है वो कम्युनिटीज़ में स्टूडेंट्स के बीच आना बहुत ज़रूरी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लाइमेट लिटरेसी की भी बात की गई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो फाउंडेशनल कैपेसिटीज़ है लिटरेसी की एंड हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव आइडियाज है उसको अपब्रिंग करने की कोशिश कर रहा है और उसमें सोशल, एथिकल, इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया गया है। और जो नॉलेज को अलग अलग तरीके से देखा जाता है जैसे ज्ञान, प्रज्ञान, सत्य, मतलब कि इन चीज़ों को कैसे इंडियन फिलॉसफीज़ में और ह्यूमन गोल में एजुकेशन के साथ किया जाए उसको कोशिश किया गया है। यहाँ पर हमारे कुछ एजुकेशन के जो स्कॉलर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं कि किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन के मोटिव को समझा और एजुकेशनली के साथ साथ वैसे चीज़ों का इन लोगों ने खोज किया जिससे कम्युनिटी का और सेल्फ का बेनिफिट सबसे ज़्यादा हुआ। इसमें आप इन लोगों का नाम पढ़ सकते हैं: चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरादेव, मैत्रेय, गार्गे, तिरुवल्लुवर, ये सारे जो हमारे के इंडिया के बेस्ट स्कॉलर्स थे उनका नाम दिया गया है। एंड दे बिकम द मॉडल फॉर इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड एट द सेम टाइम एजुकेशनल विजडम। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि हाउ एजुकेशन वर्क्स एज द लेवलर। आप ये देख सकते हैं जो ये स्टेटमेंट इस्तेमाल किया गया है, एजुकेशन इज़ अ ग्रेट लेवलर एंड इट इज़ द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन, इक्वालिटी। तो ये एक टूल बनाया गया है। इसीलिए एजुकेशन का आप एक चीज़ देखे होंगे कि जो सोशल वेलफेयर प्रैक्टिसेस होता है या पॉलिसीज़ होता है उसमें एजुकेशन को कोर आइडियाज़ में रखा जाता है बिकॉज इट्स रियली इंक्रीजेज द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द नेशन। नाउ हमारी जो प्रीवियस पॉलिसी थी एजुकेशन की जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं चर्चा किया गया है 1986, जिसको मॉडिफाई करके 1992 में वो किया गया। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1986-1992 जहाँ पर राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 के तहत लाया गया था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है EMRS या अन्य जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस हैं उसमें आ सकता है। अब देखिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग the fundamental principles that guide both education system at large as well as individual institutions within it are। तो ये जो पहला इसका जो आप प्रिंसिपल देख रहे हैं, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हर एक इंडिविजुअल के जो कैपेसिटी है नॉट ओनली इन एकेडमिक बट नॉन एकेडमिक स्फेयर्स को भी उतना ही तवज्जो देता है। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, ईच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर, सो दिस मे कम इन द क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो अचीविंग फाउंडेशनल एंड न्यूमरेसी है ये ग्रेड 3 में ही आपको आ जाना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी चर्चा मैंने अभी आप लोगों को कहा कि देयर विल बी नो स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ सोशल साइंस and commerce. Everything will be multilateral and at the same time it will be all the subject will be get integrated according to the capability of the individual. No hard separation, देखिए आ गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पर देखिए क्लियर कट कहा गया है करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इवन को करिकुलर एक्टिविटीज विच हैज़ ऑलरेडी बीन टॉक्ड, वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स in order to eliminate the harmful hierarchies and silos of different areas of learning। तो इस चीज़ को आप समझिए, देखिए आगे आपको मिल गया कि मल्टीडिसिप्लिनरिटी एंड होलिस्टिक एजुकेशन विल बी गिवन प्रायोरिटी।
तो इस चीज़ को समझना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेज। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू ऑल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर लर्निंग फॉर एग्जाम्स को थोड़ा वो किया गया है। यू शुड हैव एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रैदर दैन लर्निंग फॉर एग्जाम्स, जिसके पीछे लोग भागते हैं। तो एग्जाम्स के पीछे नहीं भागना है। यू हैव टू बी योर ओन critical thinking and all decision making and innovative ideas and approach. Ethics and human constitutional values, this is very much important, because whatever the value system earlier was and whatever the values we have tried to bring through this human relationship, that is very much important to understand. तो आप इन चीज़ों को भी समझिएगा। रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रैदर देन सस्मेटिव असेसमेंट, तो ये फॉर्मेटिव भी समझना है। कोचिंग कल्चर को जिस तरीके से सस्मेटिव असेसमेंट में आपने देखा होगा कि कोचिंग कल्चरल मशरूम कर रहा है, उसको मतलब कि एक बैरियर देने की प्रयास है सरकार की। बट दिस इज़ वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग अप्रोच। आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, काफ़ी ज़्यादा वो भी है। सो वी विल नॉट टॉक ऑन दिस much more, but this is very much important to understand as aspirant that ki what is summative assessment and what is formative assessment. A formative assessment totally practical based रहता है, summative में theoretical and continuous उसका आप analysis कर सकते हैं the performance of the student. Now coming to the next, दिव्यांगजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान किया गया है। रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्स्ट, यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस, करिकुलम, पैडागोगी, इन सब चीज़ों की बात की गई है। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, सिनर्जी और इन करिकुलम अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, देयर विल बी इंटीग्रिटी एंड एट द सेम टाइम कनेक्टिविटी, लॉजिकल कनेक्टिविटी इन द कोर्सेस विल बी देयर। लाइट बट टाइट रेगुलरिटी फ्रेमवर्क, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, ऑटोनॉमी, गवर्नेंस, एम्पावरमेंट। ये कहने का मतलब ये है, अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इंडिया इज़ ट्राइंग टू फॉलो द ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम। ये जो लिया गया है, इफ़ यू विल गो थ्रू द फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम यू विल फाइंड इट देयर। एंड फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। वहाँ से ये लिया गया है। जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, खास करके जहाँ पर प्रोडक्शन होता है और सर्विस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर नाउ अडेज दे आर इंटीग्रेटिंग द इंस्टीट्यूशन विथ कंपनीज एंड प्रोडक्शन हाउसेस एंड मार्केट, सो दैट द स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम the institution will focus on the issues of India's problem and they will provide the solutions, just like IITs, AIIMS, IISER and many research institutes. And this they are trying to start in the school also, so that and even the teachers will get the freedom to implement the course curriculum according to their own ideas of teaching. Now coming to the next important thing, कि यहाँ पर रूट एक और भी चीज़ है। हमने अपने एजुकेशन में अपने रिच एंड डाइवर्स कल्चर को भी बताने का प्रयास किया है। एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस, दिस इज़ वेरी मच टू अंडरस्टैंड बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो पार्ट 1 था। अगर हम आगे बढ़ते तो विजन ऑफ द पॉलिसी वी कैन सी, इसमें सेम चीज़ है। ये हम लोग अभी देख लेते हैं आज के लिए पार्ट 1 में। पार्ट 1 में अगर आप जैसे देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ पर +2 वाला सिस्टम था, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा है। तो ये प्रीवियस वाला में आप देख सकते हैं कि अलग अलग 3 स्टेजेस में था, लेकिन अभी जो है ये हमारा बदल गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा फाउंडेशनल लेवल। फाउंडेशनल लेवल में हमारे यहाँ पर 2 अलग अलग डिवीज़न है, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका 3 to 6 ईयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 6 to 8 ईयर्स में क्लास 1 and 2 है। ये फाउंडेशनल लेवल हमारे यहाँ पर हो गया। प्रिपरेटरी लेवल 3 to 5 ईयर्स, 3 to 5, 8 to 11 ईयर्स, और यहाँ के बाद बच्चे जो है कुछ मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, रेलवेज स्कूल्स एंड अदर स्कूल्स में जाते हैं।
यहाँ पर मिडिल स्टेज में आप जब देखते हैं, यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं बेसिकली, मिडिल जो स्टेज है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये 6 to 8th क्लास के लिए है, और यहाँ पर एज ग्रुप कितना है 11 to 14। अगर आप ऊपर जाते हैं तो हमारे यहाँ पर 9 to 12th है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 to 12th। ये एज ग्रुप कौन सा है 14 से 18 साल, एंड ये 4 ईयर्स का ये पैटर्न है। और यही पैटर्न को यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं 5+3+3+4। तो दिस वाज द क्लास फॉर टुडे एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये एजुकेशन एग्जामिनेशन पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी है हमारे इस वेगरा की KVS के और NVS का और अदर टीचिंग जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बेसिकली ज़रूर ये देखें, बिकॉज NEP को UGC नेट, BEd, BTET, CTET, लाइब्रेरियन सारे एग्जामिनेशंस में जोड़ दिया गया है एज सिलेबस, बिकॉज ये एक्चुअली भारत का ये एक प्रयास है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो सारे न्यू एजुकेशन को जाने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जाने। तो इट विल बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर पढ़ें और ज़रूर देखें। इसका आप फ़ोटो चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। सो दिस वाज द क्लास ऑफ द डे एंड होपफुली यू ऑल पीपल हैव एंजॉयड द क्लास। आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये भी है कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, and for any kind of guidance, especially for education, you can contact me on 9123411670। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे चीज़ों का CUET प्लस लाइब्रेरियन, UGC नेट, इन सारे चीज़ों का प्रिपरेशन हमारे यहाँ चल रहा है। यू कैन कॉल एंड यू कैन गेट इंडिविजुअल गाइडेंस फ्रॉम अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजडम ट्री। दिस इज़ रंजित कुमार।